Hello friends, this is Mohammad Shavez and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study World. सो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक तटस्थ वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व। तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व। तो तटस्थ वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व। तो आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि तटस्थ वक्र क्या होता है, तटस्थ वक्र की मुख्य परिभाषा क्या है, या तटस्थ वक्र की कुछ मान्यताएं और उसकी विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तटस्थ वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व। तो तटस्थ वक्र एक ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए नॉर्मल जीवन में, यानी कि जैसे कि हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने दो वस्तुएं होती हैं, यानी कि दो वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनसे हमें समान उपयोगिता यानी कि समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि हम उस समय उन दोनों में से ये चुनाव नहीं कर पाते कि कौन सी वस्तु हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। यानी कि उस समय हमें वो वस्तुएं जो हैं दोनों ही ऐसी प्रतीत होती हैं कि इनसे हमें दोनों से ही समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति हमारी क्या कहलाती है? तटस्थ वक्र की स्थिति कहलाती है। यानी कि वह क्या संयोग दर्शाता है? तटस्थ वक्र का। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि तटस्थ वक्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, यानी तटस्थ वक्र शब्द का प्रयोग या तटस्थ वक्रों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो अर्थशास्त्र के एक प्रमुख अर्थशास्त्री हमारे प्रोफेसर एजवर्थ, जिन्होंने 1881 में तटस्थ वक्रों के विश्लेषण या व्याख्या की, जिसको आगे अनेक अर्थशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया। और फिर प्रोफेसर हिग्स द्वारा सन 1939 में अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे याद रखना। वैल्यू ऑफ कैपिटल किसकी है? हमारी प्रोफेसर हिग्स द्वारा ली गई है। ठीक, लिखी गई है वैल्यू ऑफ कैपिटल 1939 में। ठीक है, तो ये याद रखने की है क्योंकि ये पूछ ली जाती है पीजीटी टीटी वगैरह में, तो इसको याद रखें ध्यान से। वैल्यू ऑफ कैपिटल, तो इसमें प्रोफेसर हिग्स द्वारा तटस्थ वक्रों की वर्णन जो है वो एक विस्तृत स्तर पर किया गया है। यानी कि उन्होंने जो प्रोफेसर मार्शल का जो दृष्टिकोण था उपयोगिता को लेकर, तो उसका विरोध किया है। यानी कि जो प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि हम बस किसी भी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं, यानी कि उपयोगिता जो है वो मात्रात्मक है। तो इन्होंने उसका विरोध करते हुए बताया कि उपयोगिता जो है वो क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। यानी कि हम किसी भी वस्तु के उपयोगिता को माप नहीं सकते, बल्कि उसे अपनी पसंदगी के आधार पर यानी पसंदीदा के आधार पर केवल क्रम प्रदान कर सकते हैं। यानी कि इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे फल हैं, ठीक है, जैसे सेब है, केला है, अनार है, बहुत सारे फल हैं। तो अब हम उसमें उनकी उपयोगिता को नाप नहीं सकते कि कौन सा फल हमारे लिए कितने किलो में मतलब संतुष्टि प्राप्त करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि उसको माप नहीं सकते, उसकी उपयोगिता जो है कि वो हमारे लिए कितनी उपयोगी है उसको माप नहीं सकते, बल्कि हम क्रम प्रदान कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। यानी कि मान लीजिए केले मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको 1 नंबर दूंगा, नंबर पर रखूँगा उपयोगिता के क्रम में, और फिर इसके बाद मुझे अनार पसंद है तो मैं अनार को रखूँगा। ऐसे ही उसको क्रम प्रदान करता जाऊँगा उसकी उपयोगिता के मतलब घटते क्रम में। तो ये प्रोफेसर हिग्स ने इसको तटस्थ वक्रों को एक क्रमवाचक दृष्टिकोण बताया है। तो अब हम बात कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र जो है, यानी कि जो तटस्थ वक्र है हमारा, जिसे हम उदासीनता वक्र या फिर अनधिमान वक्र भी कहते हैं। ये इसके कुछ नाम हैं जो कि पेपर में इस तरह से भी दे सकता है कि अनधिमान वक्र क्या होता है या उसका ढाल किस तरह का होता है। तो ध्यान रखें, अनधिमान वक्र एवं हमारा तटस्थ वक्र और उदासीनता वक्र, ये तीनों ही एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जो किसी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करें तो वह क्या कहलाते हैं? तटस्थ वक्र कहलाते हैं।
तो अब हम बात करेंगे इसकी एक महत्वपूर्ण परिभाषा। वैसे तो बहुत सी परिभाषा हैं तटस्थ वक्रों की, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ एक ही परिभाषा को यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन होने से हमें बचना है। तो देखते हैं परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार। तो हम देखेंगे प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समान अनुराग दिखाने वाली रेखाएं तटस्थ वक्र या उदासीन वक्र कहलाती है। उदासीन वक्र कहलाती है क्योंकि ये वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे। तो ये है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार दी गई परिभाषा, यानी कि समान अनुराग दिखाने वाली रेखाएं तटस्थ वक्र या उदासीन वक्र कहलाती हैं क्योंकि ये वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती हैं जो एक दूसरे से ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं जो कि समान अनुराग, किसी भी चीज़ के लिए समान अनुराग प्रदर्शित करें या समान अनुराग दिखाएं, तो वह कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? उदासीन वक्र या उदासीन रेखाएं। क्योंकि ये जो रेखाएं होती हैं वो किन्हीं दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को, यानी ऐसे कॉम्बिनेशंस को प्रदर्शित करती हैं या दिखाती हैं जो कि एक दूसरे के लिए ना तो अच्छे हैं और ना ही बुरे। ना तो वही कोई एक वस्तु अच्छी है, ना ही एक वही वस्तु बुरी है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे हैं और ना ही दोनों एक दूसरे के लिए बुरे हैं। तो ये थी हमारी एक परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार दी गई है। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जैसे कि हर सिद्धांत की है, हर नियम के अर्थशास्त्र में कुछ मान्यताएं हैं, तो ऐसे ही हमारे तटस्थ वक्रों की भी कुछ मान्यताएं हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। तटस्थ वक्र की मान्यताओं की, यानी कि एजम्पशंस ऑफ इंटरफेरेंस कर्व, मान्यताएं, ठीक है। ठीक है। तो तटस्थ वक्र की तकनीक को देखते समय हम ये मान्यताएं लेकर चलते हैं, यानी कि जिसमें सबसे पहली मान्यता क्या है हमारी? उपभोक्ता विवेकशील होता है। इसका मतलब है कि जो उपभोक्ता बाजार में गया है, यानी किसी वस्तु का क्रय करने के लिए, तो वह जो है विवेकशील है, यानी कि उसे वस्तु के अच्छे और बुरे का ज्ञान है। यानी वह जानता है कि कौन सी वस्तु उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है और कौन सी वस्तु उसके लिए कम उपयोगी है।
तो ये हमें ये मानकर चलना होता है कि उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है। अब दूसरी मान्यता है हमारी, उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो उपभोक्ता है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो मार्केट में किसी वस्तु का क्रय करने के लिए गया है, तो उसको हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान है, यानी कि वह जानता है कि वस्तु का मूल्य, बाजार में किस वस्तु का मूल्य कम है और किस वस्तु का मूल्य अधिक है, अर्थात कौन सी वस्तु ज़्यादा उपयोगी है और कौन सी कम, और उसे किस वस्तु के लिए ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता हो, किस वस्तु को पर कम खर्च करने की आवश्यकता है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान है। अब हमारी तीसरी जो असम्पशंस है वह है पूर्ण तृप्ति का अभाव। तो इसके अंतर्गत हम ये मानकर चलते हैं कि जो उपभोक्ता है उसको जो है किसी उन दोनों वस्तुओं में से, यानी कि जो तटस्थ वक्र को निर्धारित के संयोगों को निर्धारित करती हैं, तो उन दो वस्तुओं में से किसी भी वस्तु से उसे पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही है, अर्थात किसी एक वस्तु से उसे पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही है और वह उस संयोग को चुनता है, यानी कि वह संयोग दर्शाता है कि उसे उन दोनों वस्तुओं से समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो ये हुई हमारी तीसरी असम्पशन। अब हम देखेंगे अपनी चौथी असम्पशन, यानी कि घटती प्रतिस्थापन दर। इसका मतलब क्या है कि जो उपभोक्ता है, जो दो वस्तुएं हैं जिनकी पृथ्वी तटस्थ है, तो वह यदि किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो वह साथ ही साथ उस दूसरी वस्तु की मात्रा को घटाएगा, यानी कि वह घटती प्रतिस्थापन दर के नियम के अनुसार अपनी संयोग को प्रदर्शित करेगा, यानी कि वह यदि एक किसी वस्तु का मात्रा को कम करता है तो दूसरी को बढ़ाएगा। या इसको हम कह सकते हैं कि अगर किसी एक्स वस्तु की मात्रा को उसने अपनी संतुष्टि के संयोग पर बढ़ाया है तो वह वाई वस्तु की मात्रा को कम करेगा। ठीक है, तो अगली हमारी जो असम्पशंस है वह है उपभोक्ता अपने द्वारा खर्च की गई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो एक असम्पशन हमारी ये है कि उपभोक्ता अपने द्वारा, यानी कि जो भी उपभोक्ता है जो मार्केट में गया है, वह जो भी खर्च कर रहा है किसी वस्तु पर, तो वह क्या प्रयास करता है कि वह उसे उस वस्तु से अधिक यानी कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, अर्थात वह ऐसी वस्तु पर खर्च करना चाहता है कि जिससे उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो इस तरह ये हमारी कुछ मान्यता है जो कि हम तटस्थ वक्र तकनीक के अंतर्गत मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, यानी कि उसको बाजार की अच्छे से समझ है, यानी कि वस्तुओं की समझ है, कौन सी वस्तु उसके लिए अच्छी है, कौन सी कम उपयोगी है, और कौन सी उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, उसे ये भी पता होता है कि बाजार में कौन सी वस्तु का मूल्य अधिक है, कौन सी का कम है, कौन सी पर उसे ज़्यादा कम खर्च करना चाहिए। ऐसे ही कि वह उन किन्हीं दो वस्तुओं में से किसी भी एक वस्तु से पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं करता, यानी कि उसमें पूर्ण तृप्ति का अभाव होता है। और यदि दो वस्तुएं, यानी कि जो दो वस्तुओं का एक संयोग है, तो उसमें जो है उपभोक्ता यदि किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो वह दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करेगा। तो इसे कहते हैं घटती प्रतिस्थापन दर। जो पांचवी हमारी है, जो मैंने अभी बताई कि उपभोक्ता अपने द्वारा खर्च किए गए धन को से चाहता है कि वे उसे ऐसी वस्तु पर खर्च करे जिससे कि उसे अधिक से अधिक संतुष्टि
प्राप्त हो। तो ये थी हमारी कुछ मान्यताएं। अब आगे हम इसको एक तालिका के माध्यम से और एक ग्राफ के माध्यम से तटस्थ वक्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम इसे एक तटस्थ वक्र को एक तालिका और एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे कि हमें ये तालिका दिखाई दे रही है कि इसमें किन्हीं दो वस्तुओं के 4 संयोग दर्शाए गए हैं। कौन कौन से? A, B, C और D। यानी कि किसी व्यक्ति यानी किसी उपभोक्ता को एक संतरे की मात्रा से जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है वही संतुष्टि उसे 12 सेबों से प्राप्त हो रही है। तो ये हमारा एक संयोग है। ऐसे ही दूसरे संयोग पर जब उपभोक्ता को 2 संतरे की क्वांटिटी यानी मात्रा से जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है वही संतुष्टि उसे सेब की 6 सेबों से प्राप्त हो रही है। ऐसे ही तीसरे संयोग पर जब उपभोक्ता को 3 संतरों से जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है वही संतुष्टि 4 सेबों से प्राप्त हो रही है। इसी तरह हमारे चौथे संयोग में जब उपभोक्ता को संतरे के 4 मात्रा से यानी क्वांटिटी ऑफ 4 ऑरेंज से जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है वही संतुष्टि सेब की 3 क्वांटिटी से प्राप्त हो रही है। तो अब इसे हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे। यानी कि ये हमारा एक OY अक्ष हो गया जिस पर सेब की मात्रा को दर्शा की मात्रा। ठीक है, और ये हमारा OX। ठीक है, तो इस तरह हम दर्शाएंगे संतरे की मात्रा। तो जैसे कि ये 1 2 3 4 है तो इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। और इसकी सबसे कम संख्या 3 और सबसे ज़्यादा 12 है तो हम इसको 3 के अंतर से दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए 3 6 9 और 12। बीच में हम चाहें तो छोटे छोटे लगा सकते हैं इसकी 1 और 2 और इनको हाईलाइट कर सकते हैं। 3 हो गया, 4 5 6 हमारा ये हो गया, 7 8 और 9 हमारा ये हो गया। ठीक है, और 10 और 11 और 12 हमारा ये हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता को एक संतरे की मात्रा से जो संतुष्टि प्राप्त हुई वो सेब की कितनी 12 से प्राप्त हो रही है। तो जब 1 से 12 तो हम इसको यहाँ लाएंगे और इसके बिल्कुल ठीक सामने यानी कि 1 पर मिला देंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 3 6 9 और 12। ठीक है, अब दूसरा संयोग क्या है हमारा? ये हमारा एक संयोग हो गया, इसको हम बिंदु लगा लेते हैं। दूसरा हमारा है 2 संतरे की मात्रा पर जो संतुष्टि है वही कितने सेब की कितनी मात्रा 6 पर, तो यानी 2 पर और ये हमारा 6। तो इसको हम यहाँ ऐसे और सीधा यहाँ। ठीक है, तीसरा हमारा देखेंगे कि संतरे की 3 मात्रा और सेब की 4 मात्रा। संतरे की 3 और सेब की 4, तो 3 हमारा ये था, चौथा हमारा यहाँ है। तो हम यहाँ से इसकी मात्रा ये है। ठीक है, अब चौथा संयोग हमारा क्या है कि सेब संतरे की मात्रा 4 एंड सेब की मात्रा 3। तो संतरे की 4 और सेब की 3। तो ये हमारे 4 संयोग हुए। जैसे एक यहाँ हुआ, दूसरा हमारा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। और हम इन बिंदुओं यानी कि इन संयोगों को अगर किसी एक लाइन द्वारा मिलाएं तो ये
कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा संयोग हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सी, और ये डी। तो हमने क्या देखा कि ए संयोग पर, यानी कि ए संयोग पर जिस उपभोक्ता को संतरे की 1 मात्रा से संतुष्टि मिल रही थी, वही सेब की 12 मात्रा से संतुष्टि मिल रही है। तो इसी तरह हमारे आगे संयोग बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग प्रदर्शित हों जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो, तो वे वक्र कौन से कहलाते हैं? हमारे तटस्थ वक्र। यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये जो वक्र होते हैं हमारे तटस्थ वक्र, वे ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं, यानी कि इस तरह से बाएं से दाएं की ओर। तो हमें ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि तटस्थ वक्र यानी कि इंटरफेरेंस कर्व या फिर उदासीनता वक्र या द्विमान, किसी भी नाम से आपको दे सकता है कि इन वक्रों का ढाल किस तरह का होता है। ठीक है, तो कैसा होता है? हमारा ऋणात्मक ढाल होता है। और किस तरह की प्रकृति होती है इसकी? उन्नतोत्तर, यानी कि बीच में से पिचके हुए, यानी कि ये जो वक्र होते हैं थोड़े से बीच में से ढालू ये इस तरह से होते हैं, पिचके हुए, तो इन्हें कहते हैं उन्नतोत्तर वक्र। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होता है? तो ऋणात्मक, और मतलब किस टाइप के होते हैं? तो वो पिचके हुए, यानी कि अंदर की ओर पिचके हुए, यानी उन्नतोत्तर वक्र। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा इंटरफेरेंस का किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।